अब जो अपन बात करते हैं बेटा आइडियल नॉन आइडियल के एग्जांपल्स की। देखो आइडियल और नॉन आइडियल के एग्जांपल आपको तभी समझ में आएंगे जब आपने केमिकल बॉन्डिंग में सेकेंडरी बॉन्ड पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन तो है। आपने सॉल्वेंट और सॉल्यूट के इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन तोड़े और सॉल्यूशन के नए बनाए थे। तो मुझे नहीं लगता इनको दोबारा दोबारा पढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि मैंने केमिकल बॉन्डिंग में तुम्हें पढ़ा दिए थे। बस एक क्विक रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। जैसे अगर अपन ने किसी सोडियम को मतलब किसी केटायन को अगर सॉल्यूशन में किसी डाइपोल में डालें, तो इस पे कैसा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। H2O पे कैसा है बेटा, H2 एक डाइपोल है। तो अगर कोई केटाइन अगर सॉल्वेंट में जाएगा, तो केटाइन है और आपके पास सॉल्वेंट कैसा है, पोलर डाइपोल है। तो इस केटाइन के पॉजिटिव चार्ज और एनाइन के नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, अट्रैक्शन। इसे हम बोलते हैं डाइपोल, सॉरी आयन डाइपोल अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, केटाइन से अगर एनाइन जाएगा तो एनाइन के पार्ट को डाइपोल का कौन सा पार्ट अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पार्ट। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा रहे हैं, मैं फास्ट फास्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन किसमें होता है, दो पोलर मॉलिक्यूल्स में। किसमें होता है, जैसे एक HCl और दूसरा HCl हो। फिर बोलो, जैसे एक क्लोरोफॉर्म और दूसरा क्लोरोफॉर्म हो। फिर बोलो, जैसे एक एसीटोन और दूसरा एसीटोन हो। ये सब क्या है, डाइपोल डाइपोल के अट्रैक्शन है। कैसे अट्रैक्शन है, डाइपोल। फिर आते हैं बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या, इट्स स्पेशल टाइप ऑफ ए डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। कैसा है बेटा, स्पेशल टाइप ऑफ ए डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। जैसे आपके पास एक्स एच है और यहाँ पे वाई है बेटा, तो एक्स पे कैसा चार्ज होगा, डेल नेगेटिव, और एच पे कैसा होगा, डेल ए पॉजिटिव। तो सिंपल से यानी एक्स क्या होना चाहिए बेटा, F1 में से कोई एक होना चाहिए, या फिर sp हाइब्रिडाइज एक कार्बन। और वाई भी क्या होना चाहिए, F1 में से कोई एक होना चाहिए। और यहाँ जो अट्रैक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बस मैंने क्विक रिकेप सा करा है, बाकी तुम्हें आता है। क्लियर है। अब सीधे अपन आते हैं अपने ये पढ़ाने की कोई मुझे नहीं लगता कोई खास जरूरत है, ये सब पढ़ाई पढ़ी है। यहाँ पे आते हैं सीधे डाइप सॉल्यूशन पे। एक सेकंड, पाइप का इंटरेक्शन। चलो जी एग्जांपल लेते हैं, आइडियल सॉल्यूशन है। किसके एग्जांपल लेते हैं बेटा, कि कैसे पता चला कि सॉल्यूशन आइडियल है। जैसे मैंने लिया C6H6। C6H6 कौन है बेटा, बेंजीन। क्या है बेटा, बेंजीन। तो एक बेंजीन का सॉल्यूशन है, मतलब एक पूरे सॉल्यूशन में बेंजीन है, तो ये बेंजीन है बेटा। ये दूसरी बेंजीन है। और बेंजीन में कौन सा अट्रैक्शन होता है बेटा, पी पाई अट्रैक्शन। समझ में आया, पी पाई अट्रैक्शन कैसे, जैसे एक बेंजीन है, तो बेंजीन में जो पाई बॉन्ड है वो कैसे बना होता है बेटा, मैंने कहा ऊपर वाला एंड पॉजिटिव, नीचे वाला एंड नेगेटिव। ऐसी दूसरी बेंजीन होगी भाई। पाई बॉन्ड तो कैसे बनता है बेटा, इसी तरह से बनते हैं पाई बॉन्ड, पी ऑर्बिटल से। तो एक बेंजीन का इस तरह से पाई, एक दूसरे का है, ऊपर वाला पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या पी पाई अट्रैक्शन होगा। अरे बोलो, तो एक बेंजीन में कैसा अट्रैक्शन है, पी पाई। टोलुइन में भी कैसा अट्रैक्शन होगा बेटा, पी पाई। C7H8 कौन है, टोलुइन। तो मिलाने से पहले पी पाई इंटरेक्शन, मिलाने के बाद पी पाई इंटरेक्शन। इसमें मिलाने से पहले पी पाई है। सोल्यूट में भी क्या है बेटा, पी पाई। दोनों को मिला दूंगा तो यह है, तो इसमें भी बेंजीन इसमें भी बेंजीन, मिलाने के बाद में भी कैसा अट्रैक्शन रहेगा, पाई अट्रैक्शन। अरे बोलो, मिलाने से पहले पाई अट्रैक्शन, मिलाने के बाद पाई अट्रैक्शन। तो सॉल्यूशन यही तो था आइडियल, यही सॉल्यूशन क्या होता है, आइडियल। तो इसके लिए सेकेंडरी बॉन्ड आने चाहिए, जो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाए थे वही वाले। तो मिलाने से पहले पाई अट्रैक्शन, मिलाने के बाद पाई अट्रैक्शन। समझा क्या। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, जैसे एन हेक्सेन Na हेप्टेन, ये कैसा है बेटा, पोलर, और ये भी कैसा है, पोलर। तो मिलाने से पहले डाइपोल डाइपोल, मिलाने से पहले इसमें भी डाइपोल डाइपोल, और मिला दूंगा तब भी एक दूसरे के साथ कैसा दिखाएंगे, डाइपोल है डाइपोल। जैसे ये है बेटा, ये दोनों क्या है, डाइपोल है। तो ये भी मिलाने से पहले इसके मॉलिक्यूल में, जैसे हम ए इंटरेक्शन बोल रहे थे, इसके मिलाने से पहले इसके में क्या होगा बेटा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसमें भी क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और मिला भी दूंगा तब भी डाइपोल डाइपोल। CCl4 कैसा है, नॉन पोलर। तो इसमें कैसा फोर्स है, लंदन फोर्स है। SiCl4 कैसा है बेटा, नॉन पोलर। कैसा बॉन्ड है बेटा, इसमें भी नॉन पोलर, लंदन फोर्सेज है ना। तो मिलाने से पहले इसमें भी लंदन फोर्सेज, मिलाने के बाद इसमें भी लंदन फोर्सेज, और मिला भी दूंगा तब भी लंदन फोर्सेज। अरे बोलो, सेम कहानी C2H की है, और C2HCl2 की, ये भी पोलर और ये भी पोलर। बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन आइडियल सॉल्यूशन कब आएंगे, मिलाने से पहले, मिलाने के बाद एक से बॉन्ड आ जाए, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन कब आता है, नया बॉन्ड क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। जैसे मैंने पानी और एसिड मिलाया, तो पानी में कैसी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और HCl में कैसी बॉन्डिंग है, डाइपोल डाइपोल। लेकिन जैसे मैं एसिड को पानी में डालता हूं तो एसिड अपने आयंस में टूट जाता है बेटा। आयंस में टूटेगा मतलब H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। अरे बोलो, अब जो H प्लस है वो पानी के किससे अट्रैक्ट होगा, एनायनिक पार्ट से अट्रैक्ट होगा।
और जो Cl माइनस है वो पानी के केटायनिक पार्ट से अट्रैक्ट होगा। तो ये तो एक आयन हुआ कि नहीं हुआ, बेस प्लस क्या एक आयन है, और ये क्या है एक डाइपोल। कैसा अट्रैक्शन हुआ, आयन डाइपोल अट्रैक्शन। और आपको बेटा केमिकल बॉन्डिंग में शिकायत, आयन डाइपोल अट्रैक्शन मजबूत है किससे बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल दोनों से। तो नया बॉन्ड दोनों से क्या बना बेटा, मजबूत। क्या बना, तो अपन ये याद रख लेंगे कि जितने भी एसिड और वाटर के मिक्सर हैं सब के सब क्या है बेटा, नेगेटिव डेविएशन। क्या है बेटा, तो पानी और एसिड, पानी और बेस, अरे बोलो। तो जैसे आपने एसिडिक एसिड मिलाया, pyridine मिलाया, अब नेक्स्ट वन है कि अगर एसिड और बेस को मिलाओ तो ये क्या होता है बेटा, एनर्जी रिलीज करते हैं। एसिड और बेस मिलाने पे क्या होता है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, रिलीज और एक्सोथर्मिक है। और एक्सोथर्मिक किस में आता है, डेल्टा एच, नेगेटिव डेविएशन में। डेल्टा एच लेस देन जीरो किसके लिए था, नेगेटिव डेविएशन। जैसे मैं एसिड और बेस मिलाऊं तो जैसे ये, एक सेकेंड, ये इसमें किसको एसिड और बेस यहाँ क्या लिख दिया, अच्छा ये सारे एसिड है तो गलत लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, या कोई बेस NaOH लिख दो, उल्टा पुल्टा लिख दिया है ना, जो हटा दो। बोलो कोई दिक्कत है, चमका क्या। नेक्स्ट देखो, ये जो वाला इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि आपके पास है बेटा एसीटोन। एसीटोन में कैसा अट्रैक्शन होता है, डाइपोल डाइपोल। ये आपके पास क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म भी कैसा अट्रैक्शन होता है, डाइपोल डाइपोल। तो मिलाने से पहले इसमें डाइपोल डाइपोल, मिलाने से पहले इसमें डाइपोल डाइपोल। लेकिन जैसे दोनों को मिलाएंगे तो मिलाने के बाद देखो बेटा ये एसीटोन है और इसका ये हाइड्रोजन है। वैसे तो बेटा देखो ध्यान से कि भाई हाइड्रोजन किससे जुड़ा होना चाहिए, FON से। क्यों जुड़ा होना चाहिए FON से, ताकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होना चाहिए। लेकिन आपको पता है अकेला ये सारे क्लोरीन मिलकर इतना पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर देते हैं, हाइड्रोजन भी जितना FON करता है, अरे बोलो। इसके कारण यहाँ पे स्पेशल टाइप से क्या जनरेट होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान रहे एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। सेम ये यहाँ पे जनरेट होती है बेटा बेंजीन और क्लोरोफॉर्म में। बेंजीन और क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे जनरेट होती है, बेंजीन का पाई ऑर्बिटल, बेंजीन का और हाइड्रोजन के साथ स्पेशल टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। क्या बनती है, स्पेशल टाइप ऑफ है। अब जैसे इन दोनों को मिलाऊंगा तो मिलाने से पहले इन दोनों में भी क्या जनरेट होगी बेटा, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या जनरेट होगी, ये एग्जांपल है नेगेटिव डेविएशन किसके हैं बेटा। नेक्स्ट बात करता हूँ पॉजिटिव डेविएशन की। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है बेटा, हम कि जो नया बॉन्ड होना चाहिए वो कमजोर होना चाहिए। अब देखो दोनों से कमजोर हो सकता है, देखो दोनों के बराबर बना, जैसा था वैसा ही बन गया तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइडियल। फिर बोलो, जैसा था वैसे बन गया तो उसे क्या बोलते हैं, आइडियल। जैसा था उससे मजबूत बन गया तो नेगेटिव, और जैसा था उनमें से एक से मजबूत एक से कमजोर या दोनों से कमजोर, उन दोनों केस में हम उसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। अरे बोलो, जैसा था वैसा ही बन गया तब तो आइडियल, जैसा था उससे मजबूत बन गया तो नेगेटिव। अब जैसा था उन दोनों से कमजोर बने चाहे एक से कमजोर बने, दोनों केस में क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। अरे बोलो, जैसे अपने पास है बेटा कि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज वीक एज कंपेयर टू एवरेज ऑफ ए सॉल्वेंट एंड ए सोल्यूट। मतलब किसी एक से भी कमजोर हुआ तो मतलब उसे हम कमजोर ही मानेंगे। जैसे मैं एसीटोन और CH2 को मिलाऊं, देखो एसीटोन एक डाइपोल है बेटा, तो एसीटोन कैसा अट्रैक्शन दिखाएगा, डाइपोल डाइपोल। ये सारा उस केमिकल बॉन्डिंग वाला पोर्शन गया बेटा। और CH2 कैसा है बेटा, एक नॉन पोलर है, ये कैसा फोर्स दिखाएगा, लंदन फोर्सेस। अगर मुझे पता है ये एक पोलर है ये एक नॉन पोलर है तो इन दोनों को मिलाऊंगा तो आपको सिखाया था एक पोलर और नॉन पोलर को मिलाने पे डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन होता है। तो नया देखो एक पोलर एक नॉन पोलर में एक डाइपोल एक इंड्यूस डाइपोल। तो आपको पता है मिलाने से पहले एक डाइपोल था एक लंदन था, मिलाने के बाद डाइपोल इंड्यूस है। तो डाइपोल इंड्यूस ऑफकोर्स पावरफुल है किससे है, लंदन से, लेकिन इससे तो वीक है डाइपोल डाइपोल से। अरे बोलो, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है आयन डाइपोल, उसके बाद होता है H बॉन्डिंग, फिर होता है डाइपोल डाइपोल, फिर डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, फिर लास्ट में लंदन फोर्सेस। अरे बोलो, तो मिलाने से पहले देखो एक से तो कमजोर निकल गया, मैंने कहा दोनों से मजबूत निकलता तो नेगेटिव, दोनों के बराबर निकलता तो आइडियल, और किसी एक से भी कमजोर निकला तब भी हम इसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। जैसे ये CH3OH और H2O, अगर इन दोनों को हम मिलाऊं तो मिलाने से पहले इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और जब अगर मैं मिला दूं तो मेथेनॉल पानी के साथ क्या दिखाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा। तो मिलाने से पहले और मिलाने के बाद बॉन्डिंग तो सेम है, लेकिन मेथेनॉल में क्या होता है, कार्बन चेन क्या होती है, और कार्बन चेन कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक। कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक। ये पानी मुर्दाबाद बोलती है, क्या बोलती है, पानी मुर्दाबाद। तो क्या पानी इसको अपने अंदर घोलना पसंद करेगा, नहीं पसंद करेगा, इसलिए पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन आता है
कि एल्कोहल का पानी के साथ पॉजिटिव डेविएशन क्यों है, वो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही दिखाते हैं, कार्बन चेन के कारण। किसके कारण है? कार्बन चेन पानी को रिपेल करती है। क्या करती है? रिपेल। तो मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर शो पॉजिटिव डेविएशन ड्यू टू हाइड्रोफोबिक चेन ऑफ एल्कोहल। तो जैसे H2 और एथेनॉल, ये भी क्या दिखाएगा बेटा? अरे बोलो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है, लेकिन कार्बन चेन के कारण कैसा आएगा? पॉजिटिव डेविएशन। अब जैसे CCl4 है, ये एक नॉन पोलर है, क्लोरोफॉर्म क्या है कि पोलर है, और जो नया बनेगा वो पक्का, ये इसके अंदर कैसा होगा? लंदन फोर्स, इसमें कैसा होगा बेटा? डाइपोल। और मिला दूंगा तो एक पोलर और एक नॉन पोलर में कैसा इंटरेक्शन होता है? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। तो नया बॉन्ड कैसा बना? कमजोर। कमजोर क्या बना? कमजोर। अब ये CCl4 कैसा है? नॉन पोलर, जबकि ये बेंजीन एक एरोमेटिक, इसमें क्या क्या है? पाई पाई अट्रैक्शन। तो मिलाने से पहले इसमें लंदन है और इसमें पाई पाई है, जब मिला दूंगा तो ये भी तो वैसे क्या है बेटा? नॉन पोलर है। तो इन दोनों के बाद मिलाने के बाद क्या आएगा? लंदन फोर्सेस। तो क्या एक इस पी पाई से कमजोर बन गया कि नहीं बन गया? बस मिलाने के बाद CCl4 और क्लोरोफॉर्म में, सॉरी, CCl4 और टोलुइन में क्या होगा बेटा? लंदन फोर्सेस। तो लंदन फोर्सेस इसके तो बराबर है, लेकिन पाई पाई से तो कमजोर है। इसी तरह CCl4 और CH3OH मिलाने से पहले ये क्या है बेटा? नॉन पोलर, और ये क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और मिलाने के बाद ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते। इसी तरह मेरे पास है बेंजीन, इसमें क्या है? पाई पाई अट्रैक्शन, इसमें क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मिलाने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं बना सकते। ये एसीटोन, इसमें क्या है बेटा? डाइपोल डाइपोल। इसमें क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन जब मैं मिलाऊंगा तो उतना मजबूत हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें क्या है? कार्बन चेन ज्यादा है। अरे बोलो, समझा क्या? ये एग्जांपल्स है, इनको एक बार देखो। इनको पढ़ने से पहले केमिकल बॉन्डिंग के सेकेंडरी बॉन्ड जरूर पढ़ना, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं चमकना, वरना एग्जांपल याद करने पड़ेंगे। बस कहानी वही है, नया बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, नया बॉन्ड वीक बने। किसी एक से वीक बना तो क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। दोनों से स्ट्रॉन्ग बना तो नेगेटिव, और वैसा ही बना तो आइडियल। लेकिन क्या है? सेकेंडरी बॉन्ड वाले इंटरेक्शन हमें पता होना चाहिए ना भाई। मिलने से पहले ही डाइपोल 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 डाइपोल, मिलाने के बाद कैसा? वहां पे मैंने सिखाया भी थे तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग में। नेक्स्ट बात करते हैं एजियोट्रॉप्स की। देखो बेटा, ये चैप्टर जहां खत्म होता है वहीं से शुरू होता है एजियोट्रॉप्स। हमने पूरा चैप्टर पढ़ा आइडियल सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए पढ़ा है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमने चैप्टर पढ़ा ही नहीं है। तो एजियोट्रॉप नॉन आइडियल सॉल्यूशन को बोलते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन आगे चल के बनाते हैं एजियोट्रॉप्स। आ रही है समझ में? तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है? इट इज डिफाइंड ओनली फॉर ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये किसके लिए डिफाइन है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए डिफाइन है। नेक्स्ट वन है मिक्सर दोज हैव सेम मोल फ्रैक्शन। मिक्सर दोज हैव सेम मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड एज वेल एज इन वेपर। अगर हम एजियोट्रॉप को गर्म करें, तो अगर यहाँ मोल फ्रैक्शन 0.5 और 0.5 है, तो जो वेपर होगी उसमें भी कितना होगी? 0.5 और इनकी वेपर नहीं बदलती बेटा, सेम रखती है। तो हम क्या कहेंगे कि बेटा एजियोट्रॉप पहली बात तो नॉन आइडियल की डिफाइन है, और उसके लिए डिफाइन ही नहीं है। और बस हम तो इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ज्यादा है ही नहीं अपने सिलेबस में। दूसरी बात है कि इनकी लिक्विड की और वेपर में मोल फ्रैक्शन सेम होते हैं। तो क्या इन्हें हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन या किसी भी डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं क्या? कि सर नॉर्मल डिस्टिलेशन से सेपरेट है? नहीं कर सकते, क्योंकि हम जैसे हीट देंगे उड़ जाएंगे। अरे बोलो, तो अपन क्या लिखेंगे? दीज कैन नॉट सेपरेटेड बाई नॉर्मल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से। ये फ्रैक्शन डिस्टिलेशन और नॉर्मल डिस्टिलेशन से सेपरेट ही नहीं हो सकते। क्यों? आप उड़ाओगे, दोनों एक साथ उड़ेंगे, दोनों एक साथ कंडेंस होंगे। अलग कैसे करोगे? डिस्टिलेशन का मतलब क्या? मैं गर्म करूं, एक उड़ जाए एक ना उड़े। ये तो दोनों साथ में उड़ते हैं और साथ में क्या होते हैं? कंडेंस। तो हमें किसी भी डिस्टिलेशन टेक्निक से सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन है बेटा, दीज मिक्सर नॉन एज ए कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सर। क्या बोलते हैं इन्हें? कांस्टेंट है, एक साथ बॉईल होते हैं, एक साथ कंडेंस होते हैं। दीज आर टू टाइप ऑफ एजियोट्रॉपिक्स। देयर आर टू टाइप ऑफ, हमारे पास दो तरह के एजियोट्रॉप्स हैं। एक है बेटा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, एक है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। देखो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, मैंने कहा ये नॉन आइडियल से बनते हैं, तो गारंटी है एक पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन वाले में से कोई बनाएगा। तो तुम बताओ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप कौन बनाएगा? नेगेटिव वाला क्यों बनाएगा बेटा? क्यों? नाम से पता, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप मतलब जितना है उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कब हो सकता है? जब बॉन्ड मजबूत बन गए होंगे, और मजबूत बॉन्ड किस में बनते हैं? नेगेटिव डेविएशन में। समझा क्या? आगे बात में कि जितना है उससे ज्यादा, मतलब मजबूत बॉन्ड बनाओ, तो मजबूत बॉन्ड तो नेगेटिव डेविएशन में बनता है। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप मतलब जितना है उससे कम बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कम कब हो सकता है? जब नया बॉन्ड क्या हो? कमजोर। और नया बॉन्ड कमजोर किस में होता है? मिनिमम। अब हमसे क्वेश्चन कैसे पूछता है? हमसे पूछता है इनमें से मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप का एग्जांपल कौन सा है? तो आपको पता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉन्ड मजबूत, मतलब नेगेटिव डेविएशन।
क्वेश्चन को काट के लिख दो नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल कौन सा है, काहे को पढ़ना है इसको, कुछ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट रेजिड्यूट्रॉप का कौन सा है तो काट के सब आगे समझ में। अब देखो मैक्सिमम अगर मैं ग्राफ बनाऊं बेटा, तो देखो हमें पता है ये ग्राफ है अपने पास, वही आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है ये वाला, ऐसे है आइडियल ग्राफ का ग्राफ, बोलो। अब हमें बनाना है मिनिमम सॉरी नेगेटिव डेविएशन दिखाना है, क्या दिखाना है। अब नेगेटिव डेविएशन कैसे आएगा बेटा, कि जितना बोला गया उससे कम, जितना बोला गया उससे, तो राहुल ने जितना बोला उससे कम दिखाना है, तो ठीक है, तो जैसे राहुल के ग्राफ उनमें क्या कर दो, कम कर दो नीचे नीचे यूं। हाँ तो नेगेटिव डेविएशन तो कम ही होगा ना, अरे बोलो। अगर पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ बनाना है, जितना राहुल ने बोला उससे ज्यादा। अब हमें बनाना है, ये तो किसका था, नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ, और वो क्या था, पॉजिटिव डेविएशन का। मुझे इसी ग्राफ को टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है, वही एक्स एक्सिस पे तो मोल फ्रैक्शन है, वाई एक्सिस पे बॉइलिंग पॉइंट लेना चाह रहा हूँ, मैं टेम्परेचर लेना चाह रहा हूँ। आपको पता है बेटा कि जहां वेपर प्रेशर ज्यादा होता है वहां बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो आपको पता है सॉल्वेंट और सोल्यूट में से वेपर प्रेशर किसका ज्यादा दिख रहा है, इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो, इसके बॉइलिंग पॉइंट कम। तो इसको ग्राफ में क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, सोल्यूट का कम। अगर ग्राफ उल्टा लिया होता तो ये नीचे हो जाता, ये ऊपर हो जाता। अब नया बॉइलिंग पॉइंट क्या आना चाहिए, ज्यादा, तो हमने ग्राफ को इस तरह से बना दिया ऊपर से। एक पॉइंट आएगा बेटा, एजियोट्रॉप हमेशा नहीं बनता है, एक फिक्स पोर्शन पे जाके एजियोट्रॉप बनता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमेशा एजियोट्रॉप नहीं होता, एक फिक्स पोर्शन पे जाके वो क्या बन जाता है, एजियोट्रॉप, और एक बार वो एजियोट्रॉप बन गया फिर वो सेपरेट नहीं होता। इसी तरह बेटा अगर मैं फिर से बनाना चाहूँ पॉजिटिव डिविजन ग्राफ, तो आपको पता है सॉल्वेंट का आपने टेम्परेचर क्या है बेटा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। और सोल्यूट का वेपर प्रेशर ज्यादा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। क्योंकि हमें पता है बेटा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आएगा बेटा कि नया बॉइलिंग पॉइंट क्या आना चाहिए, कम। क्योंकि बेटा नया आपका जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा आया था, तो वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, कम। इन ग्राफ को कोई नहीं पूछता। नेक्स्ट वन है बेटा सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी अपन ने पूरा का पूरा कहां पढ़ रखा है, इक्विलिब्रियम में, क्लियर है। तो सिंपल सी कहानी, आपने पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम में पढ़ रखा है, पूरा का पूरा। इक्विलिब्रियम जहां शुरू हुई थी ना, इक्विलिब्रियम में जहां सोल्यूबिलिटी केस भी शुरू हुआ था, लास्ट लास्ट एक दो लेक्चर होंगे, तो उसमें हमने शुरुआत एकदम ढंग से वो सोल्यूबिलिटी पढ़ी, वही ये चीज क्यों पढ़ना, वही ये केस पी क्या होता है, मीठा पानी वो खारा पानी, वही था सब कुछ, क्लियर। अब सीधा अपन लाते हैं हेनरी लो। हेनरी लो क्या कहता है बेटा, ध्यान समझो कि मेरे पास एक गैस है, मेरे पास क्या है, एक लिक्विड है, यहाँ पे क्या है कि लिक्विड, मैंने यहाँ गैस भर रखी है, क्या कर रखी है, गैस। मैं इस पे प्रेशर लगाता हूँ, ऊपर से गैस पे क्या लगाता हूँ, प्रेशर। जितना ज्यादा मैं गैस पे प्रेशर लगाऊंगा, क्या गैस के मॉलिक्यूल उतने ज्यादा लिक्विड के अंदर चले जाएंगे। तो जितना प्रेशर लगाऊंगा, क्या गैस उतनी ज्यादा लिक्विड में चली गई। तो हम क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या है बेटा, एम, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। तो जितना ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा, क्या गैस के मोल फ्रैक्शन उतने ज्यादा लिक्विड में जाएंगे। तो बस हेनरी लो यही है कि जितना ज्यादा गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, गैस का पार्शियल प्रेशर मतलब गैस का खुद का प्रेशर जितना ज्यादा होगा, उस गैस के मोल फ्रैक्शन उतने ही इसमें लिक्विड में। फिर बोलो, तो क्या हो गया बेटा, पी गैस है वो किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। तो जितना ज्यादा गैस का प्रेशर होगा उतनी मोल फ्रैक्शन क्या होगी, लिक्विड की, गैस की मोल फ्रैक्शन उतनी लिक्विड में क्या होगी, ज्यादा। और पी गैस क्या होता है बेटा, के एच एक्स गैस। के एच क्या है बेटा, हेनरी कांस्टेंट क्या है बेटा। अभी हेनरी कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के नेचर पे करता है, टेम्परेचर पे भी करता है, क्लियर है। इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने पे बढ़ता भी है। और बोलो, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस, सही बात है, जितना ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा उतना ज्यादा सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट वन है बेटा मोल फ्रैक्शन डिसोल्व्ड इन द सॉल्यूशन, कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन जितने डिसोल्व है वो प्रेशर ऑफ गैस के प्रोपोर्शनल है, ये बात भी सही है, जितना ज्यादा गैस का प्रेशर होगा उतनी ज्यादा घुलेगी। नेक्स्ट वन है हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज, ये बात सही है क्या, कि अगर हेनरी कांस्टेंट बढ़ा तो सोल्यूबिलिटी घटेगी फॉर सेम प्रेशर। फिर बोलो, फॉर सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, फॉर सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर जो भी हो। अगर मैं हेनरी कांस्टेंट को बढ़ाऊं तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी क्या या घटेगी। यार सोल्यूबिलिटी तो एक्स है ना, एक्स गैस किसके बराबर है बेटा, पी गैस अपॉन ए। तो आपको खुद दिख रहा है बेटा प्रेशर सेम है, अगर हेनरी कांस्टेंट बढ़ाऊंगा तो मोल फ्रैक्शन घटेगी, तो कमी तो होगी।
कि भाई हेनरी कांस्टेंट बनने पर सोल्यूबिलिटी क्या होती है, कम। साफ आपके सामने है ना, पी गैस इक्वल टू के एच एक्स गैस है। अब लिमिटेशन क्या है हेनरी लॉ की, ये वैलिड है सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन, बहुत कंसंट्रेट सॉल्युबल वैलिडी। गैस शुड नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट इन द सॉल्यूशन, गैस रिएक्शन में एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं हो जानी चाहिए, वरना जितना उससे ज्यादा घुल सकती है कम भी घुल सकती है। नेक्स्ट वन है गैस शुड नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट, पानी से रिएक्शन नहीं करनी चाहिए वरना ज्यादा घुल सकती है जितना सोचेंगे। भाई मैं सोचूं इतना से घुलेगी, लेकिन उसने तो यहाँ पे दोस्ती करके ज्यादा घुल गई। जैसे अमोनिया है, अमोनिया को अगर मैं पानी में डालूं तो वो पानी से रिएक्शन कर जाती है, तो मतलब उस पर हेनरी लॉ वैलिड है। HCl गैस पानी से रिएक्शन कर जाएगी। फिर बोलो, अब देखो उसका क्वेश्चन कैसे आता है कि आपको कह रखा है कि हेनरी कांस्टेंट 298 केल्विन पे 10 की पावर 5 एटीएम है, मोल ऑफ वाटर 10 है, वाटर के कितने मोल है 10, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, जो यहाँ एयर ऊपर नाइट्रो एयर है जो है उसमें 0.8 है, पानी में नहीं एयर में जो ऊपर हवा है उसमें 0.8 है। फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन निकालने इन लिक्विड, हमें किसमें निकालने हैं बेटा, लिक्विड में, जो हमारे पास ये वाटर है उसमें निकालने। इफ एयर डिजोल्व एट 10 एटीएम प्रेशर, कहता है यहाँ पे एयर है जो 10 एटीएम प्रेशर पे थी बेटा, यहाँ पे पानी है जो 10 मोल है, हमें इस नाइट्रोजन के का कितना मोल इस लिक्विड में घुल जाएगा ये निकालना है। तो देखो सिंपल सी कहानी, आपको पता है कि नाइट्रोजन का जो प्रेशर है, जो नाइट्रोजन का प्रेशर है वो क्या है बेटा, के एच इंटू एक्स एन टू है। फिर बोलो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन किसका है बेटा, मोल फ्रैक्शन इंटू हेनरी कॉन, यही होता है बेटा। मुझे हेनरी कांस्टेंट 10 की पावर 5 दिया हुआ है, मुझे नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन निकालना है, लेकिन वो तभी निकाल पाऊंगा जब मुझे नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर पता हो। क्या नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है क्या मेरे को, एयर का प्रेशर दिया हुआ है, टोटल प्रेशर किसका दिया हुआ है, एयर, एयर में तो नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन सब है, तो मुझे इसमें से एयर किसका प्रेशर निकालना है, नाइट्रोजन का। और आपको पता है नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो हमें डाल्टन लॉ पढ़ा था कि किसी गैस में किसी एक गैस का प्रेशर क्या होता है, मतलब पी ए किसके बराबर होगा बेटा, एक्स पी टोटल इंटू एक्स, यही था बेटा। तो टोटल गैस का प्रेशर कितना है 10 एटीएम, और इस 10 एटीएम में गैस कितनी है बेटा 0.8, तो 10 इंटू 0.8 करते क्या, इस 10 एटीएम में से 8 एटीएम किसका है, नाइट्रोजन का। तो मुझे यहाँ नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर रखना पड़ेगा क्योंकि मैं नाइट्रोजन की मोल फ्रैक्शन निकालना चाहता हूँ, एयर की नहीं। तो नाइट्रोजन का क्या आ गया बेटा, पार्शियल प्रेशर, हेनरी कांस्टेंट 10 की पावर 5 है, तो क्या यहाँ से नाइट्रोजन की मोल फ्रैक्शन आ गई बेटा। उसने हमसे नाइट्रोजन की मोल फ्रैक्शन नहीं पूछी, मोल पूछा, क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन पूछी है क्या। ठीक है, अपन आगे और बढ़ते हैं, इसमें मोल पूछे बेटे, क्या पूछे, मोल फ्रैक्शन पूछे तो यही खत्म हो जाएगा। लेकिन मोल फ्रैक्शन हमें पता क्या होगी बेटा, नाइट्रोजन के मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल, और मुझे पता है कि ये हेनरी लॉ डाइल्यूट में वर्क करता है, और साफ साफ दिख रहा है बेटा मोल फ्रैक्शन बहुत कम आई है भाई, टोटल मोल में नाइट्रोजन के मोल भी तो होते हैं, और उसे हम हमेशा नेग्लेक्ट मार देंगे, क्या मार देंगे। अब आपको पानी के मोल दिए हुए 10, तो यहाँ से किसके मोल आ जाएंगे, नाइट्रोजन। अरे बोलो, अब जो बड़ा ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये एग्जांपल आपके एनसीईआरटी का है, क्लियर है। तो एनसीईआरटी में आपको ये दिए हुए हैं बेटा किसका क्या है, ठीक है, अपन एक बार एनसीईआरटी खोल लेते हैं। जब बेटा सुन ले ध्यान से, थोड़ा एनसीईआरटी वाला शुरू वाला पोर्शन पढ़ ले, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा क्या है, सॉल्यूशन आर ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन ए टू कंपोनेंट। बाय होमोजेनियस मिक्सचर वी मीन दैट इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। Generally, the component that is present in the largest quantity is known as a solvent. Solvent determine the physical state in which solution exist. हम अगर ये भी ना मिले भाई, सब कुछ सेम मिल जाए कि सर मोल फ्रैक्शन भी सेम मिल जाए, तो फिर देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसा दिखता है। अगर सॉल्यूशन लिक्विड है, मतलब सॉल्यूशन जैसे पानी जैसा दिख रहा है, तो हम सॉल्वेंट किसको लेंगे, पानी को। भाई किसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ज्यादा है, भाई सॉल्वेंट जैसा। भाई आपको मैंने दो चीज मिलाई ए और बी, इनको मिलाने के बाद आपका सॉल्यूशन बना ए बी। मैंने कहा इसकी भी मोल फ्रैक्शन है, इसके भी मोल एक है, इसके भी मोल है एक है, जनरली हम मोल से देख लेते हैं। अगर मोल भी सेम आ गया तो फिर हम मान लो ये तो सॉलिड है और ये लिक्विड है, तो हम किसको सॉल्वेंट मानेंगे, अगर सॉल्यूशन भी लिक्विड है तो हम लिक्विड को आगे क्वेश्चन में। और अगर मान लो कि बी गैस है और सॉल्यूशन भी गैस से दिखता है, तो हम किसको सॉल्वेंट मानेंगे, बी को मानेंगे। अगर आपको पहले तो मोल देखोगे, मोल सेम हो जाए, मोल दिए नहीं है, तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे सॉल्वेंट और सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट देखेंगे।
और फिर सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट देखेंगे। इसकी देखेंगे सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन जिस जैसा दिखता है वही सॉल्वेंट है। वही क्या है? सॉल्वेंट। पहले तो मोल देख लो, मोल किसके ज्यादा है। मोल के बाद फिजिकल स्टेट देख लो। क्या देख लो? तो क्या हो गया? सॉल्वेंट डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट इन विच सॉल्यूशन है एग्जिस्ट। वन और मोर कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन अदर देन ए सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है, सॉल्यूट आपके कहीं हो सकते हैं, मैंने बताया था। इन दिस यूनिट वी शेल कंसिडर ओनली बाइनरी सॉल्यूशन। आपने जनरली देखा होगा आपके पास बाइनरी सॉल्यूशन ही है। अब जैसे ये एग्जांपल्स है, यहाँ पे इसमें नीट में क्वेश्चन आते रहते हैं बेटा। जो यहाँ पे गैस है, जैसे हमें ये आएगा कि मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो हमें पता है सॉल्यूशन कैसा होना है? गैसियस सॉल्यूशन। अरे बोलो। नेक्स्ट आता है क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। अब क्लोरोफॉर्म है, उसको आपने नाइट्रोजन के साथ मिक्स कर दिया, तो क्लोरोफॉर्म क्या लिक्विड है? क्या है बेटा? लिक्विड और नाइट्रोजन गैस में मिक्स है, तो पर दिखेगा कैसा सॉल्यूशन? गैसियस दिखेगा। तो सॉल्यूशन कैसा होगा? गैसियस सॉल्यूशन। सॉल्वेंट कौन होगा? नाइट्रोजन। कौन होगा? नाइट्रोजन। कैंपर इन नाइट्रोजन गैस। आप कपूर को रख दो खुद ही उड़ जाती है। अरे बोलो। कैंपर तो सॉलिड पार्टिकल है। कैसा पार्टिकल है? सॉलिड। और सॉलिड किसमें? नाइट्रोजन में। इसी तरह से हमसे पूछा ऑक्सीजन डिजोल्व्ड इन वाटर, तो ऑक्सीजन पानी में गई, तो फिर पानी जैसा लिक्विड कौन है बेटा? पानी। मतलब सॉल्यूशन कैसा दिख रहा है? पानी जैसा। तो सॉल्यूशन कैसा होगा? लिक्विड सॉल्यूशन। ले रहे? फिजिकल स्टेट कैसी होगी उसकी? लिक्विड। सॉल्वेंट कौन होगा? पानी। और सॉल्यूट कौन होगा? ऑक्सीजन। एथेनॉल डिजोल्व्ड इन वाटर, तो एथेनॉल कौन है बेटा? सॉल्यूट। और ये कौन है? सॉल्वेंट। ग्लूकोज डिजोल्व्ड इन वाटर, तो ग्लूकोज क्या है बेटा? सॉल्यूट। पानी कैसा है? सॉल्वेंट। सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, कि H2 गैस है उसको पैलेडियम में डिसोल्व किया गया, तो दिखेगा तो पैलेडियम मेटल ही, हेटेरोजेनियस, जिसे कैटलिस्ट बोलते हैं। अरे बोलो। नेक्स्ट बना अमलगम ऑफ मर्करी, सोडियम अमलगम, जैसे NaHg है, तो मर्करी ने अपने अंदर डिसोल्व किया है। अरे बोलो। जिंक अमलगम। नेक्स्ट बना कॉपर डिसोल्व इन गोल्ड, तो कॉपर को डिसोल्व करने के बाद गोल्ड गोल्ड जैसा दिखता है, बस वो बीच में एलॉय बना देते हैं। क्या बना देते हैं उसका? एलॉय। बड़ा वो जब सॉलिड को सेपरेट कर सको, एलॉय में से नहीं निकाल सकता मैं वापस। होमोजीनियसली, एलॉय में क्या होता है? होमोजीनियसली मिक्स होते हैं वो। क्लियर है? नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा रखी है, इसमें कुछ नहीं है, मतलब मैं वो चीजें पढ़ा रहा हूँ जो थ्योरेटिकल है, जो पूछ लेते हैं कई बार, पता है मुझे। सोल्युबिलिटी, जो बेटा ध्यान से, सोल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, इट इज मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट एज वेल एज टेम्परेचर, तो सोल्यूट के नेचर पे भी डिपेंड करती है, सॉल्वेंट पे भी करती है, और टेम्परेचर भी डिपेंड करती है, एंड प्रेशर। लेट अस कंसीडर द इफेक्ट ऑफ दीज फैक्टर इन सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैस इन लिक्विड। हमें सॉलिड और गैस को लिक्विड में देखना है। सोल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड, तो हमें पता है बेटा एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन गिवन लिक्विड व्हेन सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डिसॉल्व रेडली इन वाटर, बहुत जल्दी पानी में घुलते हैं बेटा ये। नेफ्थलीन एंड एंथ्रासिन डू नॉट, जबकि नेफ्थलीन और एंथ्रासिन पानी में नहीं घुलते। अरे बोलो। नेक्स्ट वन देखो बेटा ध्यान से, ऑन अदर हैंड नेफ्थलीन एंड एंथ्रासिन डिसॉल्व इन ए बेंजीन बट सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डू नॉट, क्योंकि बेटा ये पोलर है। ये कैसे हैं? पोलर। पोलर पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर है नॉन पोलर में घुलेगा। लाइक डिसॉल्व है, लाइक इट ऑब्जर्व दैट polar solute dissolved in a polar solvent, non-polar solute dissolved in a non-polar solvent like dissolve a, पहला चीज समझ में आई बेटा। when a solid solute is added in solvent, some solute dissolved in its concentration increase the solution। भाई हमारे पास एक कंटेनर है, ये आपके पास सॉल्वेंट है, ये आपके पास क्या है? सॉल्वेंट। मैंने इसमें सॉलिड डाला, अब सॉलिड का कुछ पार्ट इसमें घुल गया, तो जितना पार्ट घुलता जाएगा क्या मेरे पास कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी? क्योंकि कंसंट्रेशन होती क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन, तो जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उतनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज इन द सॉल्यूशन, दिस प्रोसेस नॉन एज ए डिसोल्यूशन। तो ये जो घुल रहा है इसे क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं? क्लियर है? some solute particle in solution collide with solid solute and particle get a separate out the solution। अब जो घुले हुए हैं वो पार्टिकल पास पास आएंगे, कोलाइड बना लेंगे, और कोलाइड बना लेंगे तो वापस से क्या हो जाएगा? प्रिसिपिटेट हो जाएंगे। अरे बोलो। जो घुले हुए थे उनमें से पास पास घूमते हुए टकराए, टकराए के बड़ा पार्टिकल बना और वापस नीचे बैठ गए। क्लियर? दिस प्रोसेस नॉन एज ए क्रिस्टलाइजेशन, घुला हुआ पार्ट का वापस प्रिसिपिटेट होना।
ए स्टेज इज रीच्ड व्हेन टू प्रोसेस अकर एट द सेम रेट, एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे जब डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन क्या हो जाएंगे, सेम। अंडर सच कंडीशन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल गोइंग इनटू द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द सोल्यूट पार्टिकल सेपरेटिंग ए आउट, जिस रेट से ऊपर जा रहे हो उसी रेट से क्या आ रहे हो नीचे, इससे हमें क्या मिलेगा कि डायनामिक इक्विलिब्रियम। अरे बोलो, at this stage the concentration of solute in solution will remain constant, इस कंडीशन में ऊपर जो कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, जिस रेट से ऊपर जा रही है उसी रेट से नीचे। इन गिवन कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर हम टेम्परेचर प्रेशर को ना बदले, सिमिलर प्रोसेस फॉलोड व्हेन गैस आर डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, सेम ही चीज अगर हम गैस के लिए करें तो गैस डिसॉल्व्ड इन ए लिक्विड सॉल्यूशन, such solution in which no more solute can be dissolved at the same temperature and pressure called a saturated solution, इस सब मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम में तुम्हें पढ़ाया हुआ है। An unsaturated solution is one which more solute can be dissolved at the same temperature, बोलो, the solution which in dynamic equilibrium with undissolved solute is the saturated solution, क्या लिखा है, अच्छा अनडिसॉल्व, जो आपके पास नीचे अनडिसॉल्व सॉल्यूशन है उसके साथ एक इक्विलिब्रियम आ गया, क्या आ गया भाई, यहाँ पे जो सॉल्यूट है नीचे ये सॉल्वेंट है, इसमें एक इक्विलिब्रियम आ गया, जिस स्पीड से सॉल्यूट घुल रहा है उसी स्पीड से क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट हो रहा है, डिसॉल्व, हाँ, कंटेंट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ ए सॉल्वेंट, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट सच सॉल्यूशन इज ए solubility, तो मैक्सिमम मोलरिटी क्या कहलाती है, solubility। Earlier we have observed that solubility of one substance into another depend on the nature of a substance, नेचर पे डिपेंड करती है बेटा। इन एडिशन दीज वेरिएबल टू अदर पैरामीटर, इनके अलावा भी दो पैरामीटर और है जिन पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये पूरा का पूरा ली चैटरले प्रिंसिपल में सबसे पहले ही टिकाया था। अरे बोलो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी पढ़ाया था, लेकिन इफेक्ट ऑफ प्रेशर होता है, प्रेशर डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड पे कोई फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि आपको सिखाया था गैसों पे फर्क पड़ता है ना, क्योंकि सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते भाई, यहाँ पे कंटेनर है उसमें आप प्रेशर लगा के कुछ नहीं कर सकता, लेकिन गैसों पे अगर मैं प्रेशर लगाऊं तो वो ज्यादा घुल जाएंगी, तो गैसों को कंप्रेस करके मैं लिक्विड के अंदर भेज सकता हूँ, लेकिन सॉलिड को नहीं भेज सकता। आ रही बात में, इट बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, पर्टिकुलर रिमेन अनइफेक्टेड चेंज इन प्रेशर, ये मैंने आपको पहले बता दिया था बेटा जब अपन ने पढ़ा था कि सॉलिड पे प्रेशर का कोई फर्क है नहीं पड़ता। फिर बोलो, solubility of gas in liquid, many gases dissolved in water, oxygen dissolved only a small extent in water, ज्यादा नहीं घुलती, इतनी थोड़ी सी अमाउंट में घुलती है। It is dissolved oxygen which sustain all aquatic life, इतनी घुलती है जिससे aquatic life क्या हो जाए, sustain हो जाए। On the other hand, hydrogen chloride gas HCl is highly soluble in water, solubility of gas in liquid are greatly affected by pressure and temperature, the solubility of gases increase with increase in pressure, ये हमने पढ़ लिया। For solution of gases in solvent, consider a system as shown in a figure 2.1, the lower part of the solution, देखो बेटा यहाँ पे अपने क्या W1 रखा वेट, तो W1 वेट रखा तो गैस से घुल रही है बेटा, अगर मैं वेट बढ़ा दूं तो पिस्टन ऊपर से दबाएगी, दबाएगी तो अंदर क्या हो जाएगा, ज्यादा अमाउंट घुल जाएगा। इसी को समझाने के लिए हेनरी ने लॉ दिया, हेनरी वाज द फर्स्ट टू गिव ए क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सोल्युबिलिटी ऑफ गैस, इसने क्या दिया था उसको हम हेनरी लॉ कहते हैं, इसका लॉ क्या था, the solubility of gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of a liquid or solution, जितना प्रेशर लगाओगे उतनी ज्यादा गैस घुलेगी। इसी लोगों पे डाल्टन ने इसी लोगों फिर से दिया उसने, और कॉन्क्लूड इंडिपेंडेंट सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड प्रेशर ऑफ गैस, सही बात है, सॉल्यूशन ऑफ फंक्शन इज ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस, इसने कहा गैस का जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा गैस उतनी ज्यादा घुलेगी, तो उसी लोगों फिर से बोला गया। इसी लोगों तीन चार तरीके से बोलते हैं लोग, इफ वी यूज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस, जितना ज्यादा गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा क्या गैस की मोल फ्रैक्शन उतनी ज्यादा अंदर घुलेगी, ये स्टेटमेंट लिख के देगा, वो सारे सही है। नेक्स्ट वन है द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन, ये बात भी सही है, जितनी ज्यादा मोल फ्रैक्शन अंदर है उतना ज्यादा ऊपर पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तभी तो मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, इसी से हमारा लॉ दिया हुआ है, जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं वो इसी के बेस पे बना हुआ है, क्योंकि P प्रोपोर्शनल टू X है ना, वरना बाकी सबने तो क्या बोला था कि X प्रोपोर्शनल टू P, इसने उल्टा करके P प्रोपोर्शनल टू X, एक ही बात है, चमका क्या, और इससे जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन। अब हेनरी लॉ की अब सिंपल से कहने आगे पढ़ते हैं,
कि where kh is the Henry law constant if we draw a graph between partial pressure of gas versus a mole fraction of gas, कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन आता है। डिफरेंट गैस है और डिफरेंट केएच वैल्यू, मतलब सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड करता है। एट द सेम टेम्परेचर, सेम ही टेम्परेचर पे हर गैस क्या रखती है? अलग अलग केएच रखता है। दिस सजेस्ट दैट केएच इज ए फंक्शन ऑफ ए नेचर ऑफ गैस। इट ऑब्वियस फ्रॉम इक्वेशन 2.11 द हायर द वैल्यू ऑफ केएच एट अ गिवन प्रेशर द लोअर इज द सॉल्युबिलिटी। टी गैस इक्वल टू क्या है? केएच एक्स, तो जितना केएच ज्यादा होगा उतना एक्स क्या होगा? कम। of the gas in liquid. It can be seen from the table जो भी आपके पास है that the kh value of both N2 and N2 and O2 increase with a temperature। तो देखो बेटा ये मेरे पास नाइट्रोजन है, दोनों नाइट्रोजन के लिए ग्राफ है वैल्यूज। जब नाइट्रोजन 293 पे है तो kh इतना है, 303 पे इतना है। अरे बोलो, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो kh की वैल्यू बढ़ रही है, और kh बढ़ रहा है मतलब सोल्युबिलिटी कम हो रही है। सेम कहानी आप ऑक्सीजन के लिए देख सकते हो। अरे बोलो, तो हम क्या सीखे बेटा? kh द टेम्परेचर इंडिकेट दैट द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज विथ ए डिक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कम हुआ तो सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि टेम्परेचर कम होगा तो हेनरी कांस्टेंट भी कम होगा। हेनरी कांस्टेंट जितना कम होगा सोल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि सोल्युबिलिटी क्या है बेटा? पी अपॉन ए केएच। केएच जितना कम होगा एक्स कितना ही ज्यादा होगा। इट इज ड्यू टू दिस रीजन दैट एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। जितना पानी ठंडा होता है उतना ज्यादा क्या होता है बेटा? हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है, और जितनी हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है ऑक्सीजन गैस उतनी ज्यादा क्या होती है? पानी में ज्यादा। अरे बोलो, हेनरी लो finds several application in industry and explain one biological phenomena notable among these are। तो ये वाला मैंने आपको उसमें पढ़ा दिया था, ठंडा पानी कोल्ड ड्रिंक बनाने वाला, सोल्युबिलिटी में दोबारा नहीं पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब आता है स्कूबा ड्राइवर। स्कूबा ड्राइवर क्या होते हैं बेटा? जब पानी में कूदते हैं, क्लियर है? पानी में कूद के जाते हैं विथ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ डिजोल्व्ड गैस व्हाइल ब्रीथिंग एट एयर एट हाई प्रेशर। जब वो पानी का सिंपल से अपन यहाँ पे जब एयर लेते हैं तो एयर अपन जो भी ले रहे हैं उसमें 78% नाइट्रोजन सब लेते हैं, लेकिन यहाँ प्रेशर 1 एटीएम है, तो अपने ब्लड में एक लिमिट से ज्यादा गैस नहीं घुलती। 1 एटीएम प्रेशर है तो ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर कितना लग रहा है? 1 एटीएम। तो गैस से 1 एटीएम के गैस अपने ब्लड में घुलती है और अपने ब्लड से वापस निकल आती है। लेकिन हम पानी में जब कूदते हैं तो पानी में जैसे जैसे नीचे जाते हैं प्रेशर बढ़ता है बेटा, क्योंकि लिक्विड का रोज ये हाइट के कारण प्रेशर बढ़ता है। तो कोई स्कूबा ड्राइवर अगर नीचे गया, अगर वो यहां तक पहुंचा तो यहाँ पे उसके पास क्या लिक्विड का प्रेशर ज्यादा है, तो उसकी बॉडी पे सिस्टम पे प्रेशर ज्यादा लगेगा। अगर वो नॉर्मल गैस को सिलेंडर में भर के ले जाए तो ऊपर से क्या लगेगा? उसको प्रेशर लगेगा। अरे बोलो, और नीचे जब प्रेशर लगेगा तो गैस क्या होगी बेटा? अपने ब्लड में ज्यादा घुलेगी। भाई जितनी घुलनी चाहिए थी उससे ज्यादा घुल जाएगी। वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं, घुलती रहो, क्योंकि ऊपर से प्रेशर ज्यादा है। अब प्रेशर ज्यादा होने के कारण गैसें ज्यादा घुलेंगी। गैसें क्या होंगी बेटा? ज्यादा। वहां कोई दिक्कत नहीं, घुलते रहो, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे हम बाहर आएंगे, अब वो गैसें बाहर निकलना चाहेंगी क्योंकि ऊपर प्रेशर हट गया, तो गैसें बाहर निकल जाएगी तो ब्लड से वो फौरन से अलग हो जाएंगी, और ब्लड से फौरन लगे जाए अपने ब्लड में पूरे इनमें जो क्या बोलते हैं नसों में, वेसल्स में क्या बन जाएंगे बेटा? बबल्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? और बबल बनने के कारण ब्लड फ्लो नहीं करेगा, एयर आ गया। जैसे घर पे देखा कभी पानी का एयर आ जाता है, टंकी से जो पानी आ रहा होता है उसमें एयर आ जाता है, फिर पानी नहीं आता, बहुत मुश्किल से पानी आता है फिर। तो सेम कहानी, एयर आ जाएगा अपने, क्या आ जाएगा? मोटर पानी चढ़ाने वाली एयर ले लेती है ना कई बार, तो बस वैसा ही अपने इन नसों में सारों में क्या आ जाएंगी? बबल्स बन जाएंगे, क्योंकि गैस तो पानी लिक्विड ब्लड को छोड़ देगी, तो नाइट्रोजन का कोई यूज तो है नहीं भाई, ऑक्सीजन को चलो कंज्यूम कर लेगी, इसका क्या करेगी? नाइट्रोजन का। तो ये क्या करेंगे बेटा? अपने यहाँ पे बबल्स बन जाएंगे, और ये बबल बहुत पेन देते हैं, इतना पेन देते हैं कि आदमी मर भी जाता है आदमी। अरे बोलो, क्लियर है? तो अब देखो बड़ा ध्यान से कि while breathing air at the high pressure underwater increase pressure increase the solubility of atmospheric gases in blood। हमें पता है प्रेशर बढ़ रहा है तो हमें क्या होगा? ब्लड में ज्यादा गैसें घुलेंगी बेटा। when drivers comes towards surface, जब वो सरफेस के पास वापस आते हैं, the pressure gradually decrease, this release the dissolved gas and lead the formation of a bubble of nitrogen in the blood, and this block capillaries and create a medical condition known as a bends। शरीर में क्या जाते हैं बेटा? बेंड्स पड़ जाते हैं, विच इज आर पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ। क्लियर है? टू अवॉइड बेंड्स, इन बेंड्स को अवॉइड करने के लिए एज वेल एज ए टॉक्सिक इफेक्ट है ऑफ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, ज्यादा हाई कंसेंट्रेशन पे इसको हटाने के लिए अपन क्या करते हैं बेटा? कि कंटेनर में कुछ अमाउंट में हीलियम डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? हीलियम। नाइट्रोजन तो रखनी पड़ेगी क्योंकि अपनी बॉडी को आदत है,
क्लियर है? तो अपन नाइट्रोजन का कंटेंट कम करके हीलियम का कंटेंट बढ़ा देते हैं। अब हीलियम का कंटेंट बढ़ाने से फायदा क्या है कि सर हीलियम का तो हेनरी कांस्टेंट और कम है, सबसे कम तो हाइड्रोजन का है। कोई कैसे हाइड्रोजन भर दे मर जाओगे, ये रिएक्टिव गैस होती है। हीलियम का कंटेंट बढ़ा देते हैं, और हीलियम का आपको पता है हेनरी कांस्टेंट ज्यादा है कि कम है नाइट्रोजन से? ज्यादा है। और हेनरी का कम है तो इसकी सोलिबिलिटी क्या होगी? कम। तो कम ब्लड में घुलेगी। भाई प्रेशर ज्यादा होगा तो इसके कंपेरिजन में तो कम ही घुलेगी, और अगर इसके कंपेरिजन में अपनी बॉडी में कम घुलेगी तो अपने जब बाहर आएंगे तो घुली नहीं थी, अंदर गई नहीं, वो यहीं से वापस बाहर आ गई थी, तो अपनी बॉडी में घुली नहीं, तो बेंड्स आने के चांस भी क्या होंगे? कम। अरे बोलो, ये चीज ध्यान रखना, सबसे कम किसका हेनरी कांस्टेंट है? इनके कम है। इधर देखो, इधर मत देखो, उधर देखो। फॉर्मेल्डिहाइड का तो और भी कम है, -5 में है। हाँ जी, तो आप सबसे ज्यादा ध्यान रखना कि इनमें से सबसे ज्यादा किसका है, कम तो बहुत हो गया है। अब ध्यान से ये देखो, जिनका कम है वो पानी के साथ छोटा मोटा क्या है कि इंटरेक्शन करती है। क्या करती है? इंटरेक्शन। नेक्स्ट देखो, यहाँ तक क्लियर है सबको? तो हीलियम क्यों बढ़ता है समझ में आ गया? क्वेश्चन आता है हीलियम क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि हीलियम पानी अपने ब्लड में क्या घुलेगी? नाइट्रोजन कंपेरिजन में कम घुलेगी। एट हाई एल्टीट्यूड, जब बेटा हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस, ऊपर जाने पे बेटा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, ऊपर गैसें कम होती है। एट दैट द ग्राउंड लेवल दिस लीड टू लो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, तो इससे क्या होगा? हमारे ब्लड को कम ऑक्सीजन, प्रेशर कम है भाई, आपने जो सांस ली उसका प्रेशर कम है, जितना गैसों का प्रेशर होता है उतनी ज्यादा घुलती है, तो ऊपर प्रेशर कम है तो अपने ब्लड में क्या होगी? कम घुलेगी। कम घुलेगी तो टिश्यू ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड आर और क्लाइंबर क्या होते हैं बेटा? उनके पास ऑक्सीजन की सप्लाई भी क्या पहुंचेगी बेटा? कम। लो ब्लड ऑक्सीजन कॉज ए क्लाइंबर टू बिकम वीक, वो क्या हो जाते हैं बेटा? कमजोर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? कमजोर। क्योंकि हमारे पास जब ऑक्सीजन ही नहीं जाएगी बॉडी सिस्टम में तो हमारे टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ग्लूकोज को यूज नहीं कर पाएंगे, एनर्जी जनरेट नहीं कर पाएंगे। अरे बोलो, तो अनेबल टू थिंक क्लियरली, वो बेटा सोच नहीं पाते। एनर्जी नहीं जा रही तो दिमाग के भाई, इसके पास चलाने के लिए एनर्जी चाहिए इसको, जब इसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो सोच नहीं पाता। ये सोच नहीं पाता। सामने खाई है तो उन्हें नहीं पता लगता खाई है, वो दिमाग को पूछता है गिरना है कि नहीं गिरना, कि मेरे बहुत तो गिर, मुझे कोई मतलब है, क्योंकि उसके पास एनर्जी नहीं मिल रही। क्या नहीं मिल रही उसे? अगर उसको क्लियर एनर्जी नहीं मिलेगी तो सोच नहीं पाता, और अपनी सोचने की क्षमता क्या हो जाती है बेटा? और इसी को क्या बोलते हैं? और तुम्हारे इनऑक्सी यानी सेम रहता है बेटा। जब तुम टेस्ट दे रहे होते हो तब तुम्हारे सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, तुम्हें समझ में नहीं आता कहाँ बबल भरना है, ऑक्सीजन। तो तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं, तुम्हें एनॉक्सिया हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? उस वक्त तुम क्या होता है, जब पेपर दे रहे हो तुम हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हो। ठीक है, चलो जी।